आप सभी महानुभावों के प्रति मैं निजी तौर पर आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। इतना तो लोग घर में अपनी पत्नी या पति की नहीं सुनते जितनी देर से आप हम सब लोगों की सुन रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे का समय होने जा रहा है और आप अभी भी सुन रहे हैं। ये अपने आप में हमारी बहुत बड़ी सफलता और हौसला अफजाई है। एक बार जोरदार तालियां आपके धैर्य के लिए। और दूसरी ताली का आग्रह मैं इसलिए करूंगा कि कोई शख्स प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और वो भी 90 में से पहले 68 और अब 71 सीटों के साथ हो, इसके बावजूद भी ये फैसला करे कि मैं सवालों का सामना भी करूंगा और जनता के बीच भी करूंगा, तो उसके हौसले के लिए तारीफ बजनी आनी चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भूपेश बघेल जी के लिए। भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के कर्मवीर मुख्यमंत्री हैं। भाग्य से नहीं, अपने पुरुषार्थ से इस पद पर पहुंचे। उनकी मशक्कत के हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसलिए बात कहते हैं। पर उनसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है, मुख्यमंत्री बनना तो आप शुरू से चाहते थे। समझ में आता था कि ये व्यक्ति के लिए पद भी उस ओर देख रहा है और ये व्यक्ति भी उस पद को देख पा रहा है। पर उस पद पर जिस बात के लिए जाना चाहते थे, उस पद पर जाने के बाद क्या कर पाए, यह सवाल है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना वो सब कुछ कर पाए भूपेश जी आप, जिसके लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? बहुत बढ़िया सवाल। और INH के और हरिभूमि के दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। और महाराज साहब वगैरह सब हमारे वरिष्ठ साथी भी बैठे हैं, पक्ष के विपक्ष के सब साथी बैठे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और दर्शक लोग भी उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए, धैर्य की बात कही और निष्ठा की बात जब आपने शुरुआत कही, तो हिमांशु जी मैं बताना चाहूंगा, राजनीति एक ऐसी जगह है जहां निष्ठा बार बार प्रदर्शित करनी पड़ती है, जबकि पति और पत्नी को बार बार नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, जिस उद्देश्य को लेकर राजनीति में हम लोग आए हैं, और सब लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग क्षेत्र से जी आए हैं, और उसमें जरूर सबका लक्ष्य रहता है कि यदि मैं सत्ता में आया, यदि मुझे अवसर मिला, तो मैं ये काम करूंगा। और यदि इस बात को कहें तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिस बस्तर में हम लोग आज बैठे हैं, उसके मुख्यालय जगदलपुर में, और हम लोग जब आते थे और नक्सली घटना के पहले भी आते थे जी, तो उस दौर को भी हमने देखा है, और आज पिछले दौर भी देखा, और आज भी हम लोग देख रहे हैं। उसी प्रकार से पूरी छत्तीसगढ़ की बात थी। छत्तीसगढ़ बनते हुए हमने देखा, छत्तीसगढ़ के आंदोलन करते हुए हमने देखा, उसमें शामिल भी हुए, और छत्तीसगढ़ बनाने की जो उद्देश्य हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिसकी शुरुआत की थी, वो सब हमारे सबके जहन में है। और यदि इन सब पृष्ठभूमि को मैं देखता हूं, तो मुझे लगा कि ये शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, लेकिन बीच का जो दौर है वो छत्तीसगढ़ के पुरखों ने जो चाहा था उससे भटक गए थे। और फिर जब हम लोग सरकार में आए, तो वो सारी चीजें जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो करना चाहते थे, उसकी शुरुआत हुई। अभी तो ये पड़ाव है, ये चुनाव जो है वो 5 साल में आना है, निश्चित रूप से एक पड़ाव है जी। और ये जो हम लोगों ने जो काम की शुरुआत की है, वो कोई 1 साल, 2 साल या 5 साल में खत्म होने वाली काम नहीं है। इसको निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। और जो समृद्ध छत्तीसगढ़ के सपना और कल्पना हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने जो की थी, उस लक्ष्य को हासिल करने में अभी हम लोगों को और कई पड़ाव तय करने पड़ेंगे। तो अभी आप लगातार बने रहने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि अभी तो लंबे पड़ाव तय करने आप बता रहे हैं। पर सवाल इस बात का है भूपेश जी, भाई 2 नेता हैं जिनकी चर्चा छत्तीसगढ़ में होती है। एक देश के प्रधानमंत्री है, नाम उनका नरेंद्र मोदी है। दूसरे भूपेश बघेल हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि देखो, ये फ्री बांटने वाला जो मामला है ना, ये ठीक मामला नहीं है। ये देश को, प्रदेश को बर्बाद करने वाला मामला है। और आपके संदर्भ में भाजपा का आरोप यही है, करना वरना कुछ नहीं है, केवल बांटो 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 से राज बनाए रखना है। क्या कहते हैं भूपेश जी? अच्छा,
वो अपने मित्रों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दे तो वो रबड़ी है, और हम यदि किसानों का कर्ज माफ कर दें तो रेवड़ी है। गजब बात करते हैं हिमांशु जी। अरे मैंने बात नहीं कर दी, जो सवाल है उस सवाल का आपने हाँ। नजरिया दिया। अब आपने कहा कि उनका मामला रबड़ी, हमारा मामला रेवड़ी। हाँ, तो जितने बड़े उद्योगपति हैं, उनके मित्र हैं, उसके लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जी, है ना, तो वो रबड़ी है जी। और यदि हम किसानों के, स्व सहायता समूह के यदि कर्ज माफ कर दें, उसके धान की कीमत हम बढ़ा दें, समर्थन मूल्य खरीदी कर दें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे दें, यदि तेंदुपत्ता 2500 से बढ़ा के 4000 कर दें, बस्तर और सरगुजा में जो वनांचल क्षेत्र में जो लघु उपज खरीदी कर रहे हैं उसका समर्थन मूल्य घोषित कर दें, उसमें खरीदी की व्यवस्था कर दें, सब रेवड़ी है जी। तो सवाल इस बात का है ना भूपेश जी, इसके अलावा जब ये सवाल उठा दिया जाता है कि भाई इन्होंने तो केवल बांटा है, बनाया क्या, तो उसका उत्तर तो भूपेश जी से हम लेंगे ही ना। देखिए भाई, हमने बांटा लोगों को, हमने कर्ज माफी की, हमने धान 2500 रुपए पे वादा किया उसको पूरा किया, तेंदुपत्ता के अंतर्गत हमने 4000 रुपए मजदूरी दी, पर विकास के स्तर पर, अधोसंरचना के स्तर पर इन पौने 5 साल में आपके नेतृत्व में प्रदेश में क्या हुआ, इसका उत्तर भी तो भूपेश जी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है तो दो अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था ये है कि आप बड़े बड़े ठेके दें, बड़े बड़े उद्योग लगाएं, बड़े बड़े काम करें, एक कंक्रीट का जंगल खड़ा करें। दूसरी तरफ ये है कि जो लोगों के जो व्यक्ति का विकास कैसे हो, एक कंक्रीट का है विकास और एक दूसरा निर्जीव का और दूसरे सजीव का जी। तो यदि व्यक्ति को इकाई मान के आप विकास करेंगे तो सबसे ज्यादा पहले जरूरी क्या है कि बच्चा कुपोषित ना हो, महिला एनेमिक ना हो, उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके रोजगार की व्यवस्था हो, ये व्यक्ति का विकास। और इन पौने 5 सालों में हमने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जी। आज यदि बस्तर में पहले यदि मलेरिया का जो पैरासाइट है उसके सूचकांक यदि कहें तो 4.7% था, आज घट के यदि 9.92% हो गया है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है ना। ब्रिजमोहन जी बैठे हैं मध्य प्रदेश में, विपक्ष में थे, और पावर सत्र हो तो किसानों के साथ साथ यदि पहला कोई ध्यानाकर्षण या स्थगन लगता था तो बस्तर में उल्टी और डायरिया के ध्यानाकर्षण पहले लगते थे जी, बाद में दूसरे होते थे। आज वो स्थिति नहीं है। पौने 5 साल में ये परिवर्तन आया है और ये इस धरती में सब कुछ है जी, लेकिन ये हम लोगों को दिए क्या है। जो आरबीआई की जो रिपोर्ट है 2018 का आप निकालें तो ये है कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 40%, ये आरबीआई की रिपोर्ट है 2018 का जी। तो जो यदि जिस प्रदेश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन रहे तो आपकी जितनी योजना हो किस प्रकार से होनी चाहिए उसके जीवन स्तर ऊपर उठाने का, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति को, चाहे युवा हो, उसके लिए होना चाहिए। और वही काम हमने किया। अभी इस साल यदि हम कहें, मतलब इन पौने 5 सालों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता के खाते में, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, श्रमिक है, सबके खातों में गया है। तो ये काम हमने किया। आज जगदलपुर की आप बात करें जी, आप पहले भी आते रहे जी। जगदलपुर में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार के कितने शोरूम थे। आज कोई भी प्रमुख सड़क में आप चल जाए, हर सड़क में आपको, आउटर में आपको गाड़ियों का शोरूम जरूर मिल जाएगा जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी जगदलपुर की बात करता हूं। बीजापुर में आप साइकिल के शोरूम की बात सोच नहीं सकते थे, आज 4-4 विक्रम मंडावी जी बैठे, 4-4 ट्रैक्टर के शोरूम हम मिलेंगे आपको। ये परिवर्तन आया। क्यों? लोगों की जेब में पैसा गया। पहले इसी बस्तर में सड़क बनते ही काटना शुरू कर देते थे, लेकिन इन पौने 5 सालों में कोई सड़क नहीं कटी। क्यों? पहले सड़क की आवश्यकता यहाँ के लोगों को नहीं थी, क्योंकि पैदल चलते थे, उसके पास साधन नहीं थे, या साइकिल में चल देते थे। गाड़ियां जो जाती थी वो पैरामिलिट्री फोर्स के लिए या पुलिस की गाड़ियां जाती थी, तो बोलते थे इसको हमको जरूरत नहीं, काट दो। लेकिन आज सब लोगों के पास गाड़ियां हो गई
तो कोई सड़क कटता नहीं, बल्कि सड़क की मांग होती है। ये परिवर्तन आया है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जी। इसी बस्तर में सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, कवासी लखमा जी बैठे हैं सामने में। छींदगढ़ ब्लॉक में एक गांव ऐसा नहीं जहां पक्की सड़क न गया हो। जी। जो आप नारायणपुर से जो सड़क जाती है कहां, बाढ़सूर, उस सड़क कल्पना थी कब सड़क बनेगी, हमारे कार्यकाल में बना। जो आपके अबूझमाड़ है, पुल बनना हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ और हमारे हाथ से उद्घाटन हुआ। हम ही लोग गए थे उद्घाटन करने। दूसरा पुल भी बन गया, वो भी बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। 16,000 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हमने सड़कें, पुल, पुलिया का निर्माण हमने किया। दो बातें आपने कही। एक तो आपने कहा कि लोगों की जेब में पैसा गया। केंद्र की एजेंसी बोल रही है कुछ लोगों की जेब में पैसा गया। कुछ तो कहेंगे भूपेश जी इसके संदर्भ में। एक दूसरा, आपने बताया कि हमने सुपोषण के संदर्भ में काम किया, हमने हेल्थ के संदर्भ में काम किया, मलेरिया डायरिया से किसी की मौत नहीं होती, अब ऐसी खबरें नहीं बनती, ये काम किया। भाई आपने ये सारे काम कराने चाहे, उन काम के संदर्भ में बताते हैं डीएमएफ से बड़ा पैसा क्या इस्तेमाल हुआ, डीएमएफ से बड़ा पैसे का इस्तेमाल हुआ। अब आपके कहने से अधिकारियों ने काम किया, वो नोटिस भुगत रहे हैं। आपका काम तो बहुत भारी पड़ गया भाई। देखिए, एक चीज है, यदि पैसे देने की बात है तो 22,000 करोड़ का हमने धान और 8,000 करोड़ का इनपुट सब्सिडी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को दिया। तेंदुपत्ता खरीदी में 600 करोड़ जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसके जेब में गए। महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा भारत सरकार ने तो बंद कर दिया था। जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, यदि उसको चोट लग जाए, यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको कुछ नहीं मिलता था, बंद कर दिया। उसको हम लोगों ने शुरू किया और 97 करोड़ रुपए हमने उन लोगों को दिया। दूसरी बात, हेल्थ में डॉक्टर खूबचंद बघेल जो स्वास्थ्य योजना है, 3,700 करोड़ रुपए उसमें गया। राशन में 5,500 करोड़ रुपया गया। बिजली बिल जो 42 लाख परिवारों को जाता है, उसमें 3,800 करोड़ रुपया की छूट हमारी सरकार ने दी है। 15 साल बेरोजगारी भत्ता बांटते रहे, 98 करोड़ रुपया दिए 15 साल में। आखिरी साल में तो बंद भी कर दिया था, 14 साल में बांटे। तो स्थिति ये थी कि 15 साल में 98 करोड़ और हम 4 महीने में 112 करोड़ रुपया बेरोजगारों को दे दिया है। तो ये इस प्रकार से जो अभी गोबर खरीदी 128 लाख क्विंटल हमने खरीदी किया, 256 करोड़ की गोबर खरीदी की। और जो गौठान समिति है उसको हमने 266 करोड़ रुपया उसको वर्मी कंपोस्ट खरीदा। पेंट भी बना रहे हैं। तो लोगों को न केवल अधिकार संपन्न बना रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ब्रिजमोहन जी मैं सुन रहा था जी, आप पूरा पूछे ना पूछे मैं उसका जवाब दे देता हूं। उन्होंने आरोप लगाया 500 करोड़ का कोयला घोटाला जी, 2000 करोड़, वो 2000 नहीं 2168 करोड़ का है, उतने का शराब घोटाला। 2 आरोप लगाए जी। बहुत बढ़िया बात। ये लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ईडी कर रही है। हम ही लोग बताते हैं तब तो ईडी कर रही है। अब मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, पूरे हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जिसमें 200 छापे पड़े हैं। और एक छापे में यदि हिमांशु के घर यहां भी है और परिसर भी है तो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह छापे पड़ेंगे। तो फिर हिसाब लगा लीजिए कितने छापे पड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने नहीं सोचता किसी राज्य में इतना छापा पड़ा होगा, किसी राज्य में जितना छत्तीसगढ़। 11 लोकसभा की सीट है, राज्य है, 11 लोकसभा का राज्य है, इतने छापे क्यों? ये तो सवाल आपसे है। हाँ, वही तो मैं भी पूछता हूँ, वही इतने छापे क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री लोकसभा है। एक बात बताइए भूपेश जी। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। मुख्यमंत्री होने के बाद भी भूपेश जी अगर बोले क्यों, हाँ, तो भाई उत्तर कब दोगे? प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो मैं अभी उत्तर दे रहा हूँ, आप यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो अब मैं सिलसिलेवार आपको उत्तर देता हूँ जी। 2022 में इन्होंने कोयला घोटाला हुआ, चालान प्रस्तुत किए 500 करोड़, संपत्ति जब्त कितना हुआ? 100 करोड़, वो भी पैतृक संपत्ति मिला के।
ऐसा नहीं है कि 2019 में वो कमाना शुरू किया, वो पुराने उसके पैतृक संपत्ति सबको जोड़ के 100 करोड़, तो 400 करोड़ कहां है भाई? अभी शराब घोटाला 2168 करोड़, 3 साल से जांच चल रही है जी। 20, 21, 22, 23, ये 4था साल शुरू हो रहा है, और ईडी आईटी यहीं जमे हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे। कई अधिकारी तो अपने यहीं एडमिशन ही करा लें बच्चों का। जाना है कि नहीं? अब ये बताइए कि इनके शासनकाल में 3900 करोड़ का था शराब में रेवेन्यू जी। हमारे शासनकाल में 6600 करोड़ है जी। 65-6600 करोड़ रुपया हो गया। तो घोटाला कहां से हो गया? कहते हैं कि सरकार के खजाने में जाना चाहिए था, उसको लोगों ने रोक लिया। तो इनके समय 3900 करोड़ था जी। दुकानें उतनी हैं, और बढ़ गया कितना? 6500 करोड़ या 6600 करोड़, मतलब 25-2600 करोड़ रुपये बढ़ा जी। तो फिर घोटाला कहां से हो गया? नंबर एक, रुक मैं सिलसिलेवार आपको जवाब दे रहा हूं हिमांशु जी, थोड़ा धैर्य रखिए आप भी। अरे पूरा है। अभी पूरी संपत्ति सबके उन्होंने जब्त कर ली। किसके की? जो लोग किंग पिन है और पता नहीं क्या क्या है। होलोग्राम में गड़बड़ी की गई, तो होलोग्राम में गड़बड़ी कहां से होगी? फैक्ट्री में। कोई भी जाने बता सकता फैक्ट्री में गड़बड़ी होगी? फैक्ट्री में एक आबकारी विभाग का अधिकारी भी रहता है, और फैक्ट्री जो डिस्टिलर है, दोनों मिलकर करेंगे। मजेदार बात यह है कि जितने डिस्टिलर हैं, इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया ना इनके शासनकाल में, तो वो डिस्टिलर वो अपराधी नहीं है, उसको आरोपी नहीं बनाया, उसको जेल में नहीं भेजा, उसकी संपत्ति जब्त नहीं की, उसके घर में जो ज्वेलरी पाया गया उसको जब्त नहीं किया गया, दूसरे लोगों को किया गया। तो आपका उद्देश्य मेलाफाइट नहीं है। जिस जगह से होलोग्राम गड़बड़ी, आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुई और नोएडा तक एफआईआर आपने कर दिया, होलोग्राम में गड़बड़ी हुई, तो डिस्टिलर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जी? सबसे बड़ा सवाल जी। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो संपत्ति आपने जब्त की मात्र 200 करोड़ का, और आरोप लगा रहे हैं 2168 करोड़ का, और वह मतलब जो पैतृक संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी कमाए होंगे, या वर्तमान व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किए हैं, जिसकी संपत्ति जब्त किए हैं, वो अपने जीवन भर की कमाई है, उसको जब्त करके 200 करोड़। तो कहां है भाई 1900 करोड़? तो आप केवल भ्रम फैलाने के लिए, बदनाम करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी तो लड़ नहीं पा रही है, क्योंकि न बृजमोहन जी अमर अग्रवाल को मानने वाले हैं, न अमर अग्रवाल और बृजमोहन अग्रवाल जी रमन सिंह को मानने वाले हैं, प्रेम प्रकाश पांडे के मुंह और अलग तरफ है, केदार कश्यप बेचारा करे क्या, किधर जाए किधर न जाए, उनकी दुविधा बाफना जी सोच रहे हैं। तो स्थिति इनके ये डावाडोल है। और बुला वो पुरंदेश्वरी जी आई थी, हंटर चलाई, उसका नहीं चला। उसके बाद जाम जी आए, वो जाम चला नहीं उनका। फिर वो नितिन नवीन आए, नवीनता बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद एक बड़े बुजुर्ग को लाग टिका दिए हैं, ये लोग घर में बैठे हुए हैं, और बेचारे माथुर साहब घूम रहे हैं, बस्तर घूम रहे हैं, सरगुजा घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनसे भी नहीं जम रहा है। तो रात रात में हमारे गृह मंत्री जी आते हैं, और उसमें भी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने पार्टी खड़ा किया छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में थे कहां है? कांग्रेस और समाजवादी, और बस्तर में कहो तो कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो थे नहीं। जो लोग पार्टी को खड़ा किए उनको दरवाजे में घुसने के नहीं मिल रहे। बृजमोहन जी मीटिंग में नहीं रहते, ननकी राम कंवर को दरवाजे से बाहर कर दिया जाता है। यह अपमान करने का काम हमें बर्दाश्त नहीं होता हिमांशु जी। भले अब यहां चीख चीख के बोल रहे हैं बृजमोहन जी, लेकिन उसके वो अंदर की आवाज है जो निकल रही है, सब दूसरे हो सकते हैं। लेकिन असली बात यह है, 11 ही सांसद है जहां से मैंने शुरू की थी, जिसके बारे में आप कह रहे थे जी। मैं वही बात में आना चाहता हूं
11 ही सांसद हैं, उसे कोई सरकार बनना बिगड़ना नहीं है। लेकिन इतना छत्तीसगढ़ में क्यों? क्योंकि मित्र की निगाह यहां थी, मित्र को बहुत सारे खदानें दी गई थी। इसी बस्तर के लोगों ने उस खदान को रोकवा दिया है और उसका खामियाजा हमारी सरकार भोग रही है। हम बस्तर के आदिवासियों के साथ हैं, खदान नहीं बिकने देंगे। तो हम मित्रता की कीमत चुका रहे हैं आप जी, बस्तर के आवाज पर क्या है, आपने उसके साथ खड़े हम लोग। आपने कई सारी बातें कही, उसमें कई सारे सवाल हैं। देखिए, एक सवाल जो आपने भाजपा पर उठाया, अब ब्रजमोहन जी की बात अमर जी नहीं मानते, केदार जी की ये नहीं सुनते, बाफना जी की ये चिंता है। यार, इन सबसे तो आपकी इतनी गहरी दोस्ती रही है, अपना हुनर इन्हें क्यों नहीं सिखाते? आप सिंहदेव जी को इतनी आसानी से मना लिए, देखो भाई, आप इतनी आसानी से जो है मरकाम जी को भी सेट कर लिए, आप इतनी आसानी से दीपक बैज को भी स्थान दिला लिए। इन सारी उम्मीदों पे पानी फेरते जा रहे हैं, कुछ अपने दोस्तों की चिंता नहीं करते, इन्हें सिखाते क्यों नहीं? और मुझे पूरी चिंता है। और ब्रजमोहन जी यहां बैठे बैठे बोल दिए, सत्ता में जो रहते हैं वही उपचुनाव जीतते हैं, लेकिन भूल गए कि सत्ता में रहते हुए आप कोटम भी पराजित हुए, आप राजनांद और लोकसभा भी पराजित हुए, और वैशाली नगर में भी बुरी तरह से आप पराजित हुए थे। लेकिन हमारी सरकार कभी पराजित, हमारी पार्टी कभी पराजित नहीं हुई अभी 5 सालों में। हो दे, आवाज आ रही है। और हुनर की बात है तो ब्रजमोहन ने बता दिया कि हाँ, हुनर किस प्रकार से है। हम लोग तो देखते रहते थे ब्रजमोहन जी कब निकलते थे। अच्छा, एक बार बताइए, लेकिन हम लोग दिन ढले कभी क्षेत्र में नहीं घुसते थे। अपन सरकार पे और बात करते हैं, पर एक बात बताइए, ये आप मंच से बताते तो ये होगी आपकी मित्रता ब्रजमोहन जी से बहुत पुरानी है, पर चिंता आप हमेशा डॉक्टर रमन सिंह जी की करते रहते हो। डॉक्टर रमन सिंह जी का ये नहीं हो रहा, डॉक्टर रमन सिंह जी को यहाँ महत्व नहीं मिल रहा, डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए ऐसा नहीं हो रहा। तो समझ में नहीं आता कि सच्चाई में आपकी मित्रता है किससे? देखो, ऐसा है कि हम उम्र में थोड़े बहुत कम ज्यादा हैं। मैं छोटा ही हूँ ब्रजमोहन जी से, प्रेम प्रकाश पांडे जी से, रमन सिंह जी से, लेकिन करीब करीब विधानसभा में हम लोग मध्य प्रदेश में भी एक ही साथ ट्रेन में आते जाते थे। मित्रता आज की थोड़ी है। टिफिन भी हम लोग आजकल ये लोग टिफिन योजना शुरू किए हैं। हम लोग तो उस समय टिफिन खा रहे हैं भाई। राजनांदगांव से मानव मंदिर से चलता था, है ना, ब्रजमोहन जी मंगाते थे, हम लोग खाते थे, या हम लोग टिफिन ले आते थे तो रमन सिंह जी खाते थे। डॉक्टर रमन सिंह जी की आप इतनी चिंता क्यों करते भाई, इसका तो बताइए। क्यों चिंता नहीं होगी, आखिर साथ में राजनीति की है। मैं तो संतोष भावना की चिंता करता हूँ और केदार की भी चिंता करता हूँ। अब मुख्यमंत्री रहते हुए केवल चिंता करेंगे या कुछ करके भी देंगे? भाई, मुख्यमंत्री हैं आप, कोई प्रस्ताव है क्या? मेरा काम वही है, जिसको सही स्थान में उसको बिठा देना जी, वो काम हमने कर दिया है। तो ये बताइए भूपेश जी, आपकी सरकार को लेकर तो अपन ने बात की, भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 4.5 साल का कार्यकाल है बतौर प्रतिपक्ष, इसका भी तो कोई आकलन होगा। क्या कहते हैं आप भाजपा की भूमिका को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये, हम लोगों ने मौका नहीं दिया इनको जी, कि कभी किसान का आंदोलन कर ले, कभी मजदूर का आंदोलन कर ले, कभी आदिवासियों का आंदोलन कर ले। हम लोगों ने मौका नहीं दिया इनको। दूसरी बात ये, इतने बिखरे हुए थे और इतना टूटे हुए, 15 साल में 15 सीट में सिमट गए, तो वो दुख कम थोड़ी होता है हिमांशु जी। अब ये बात तो ये लोग देश के संदर्भ में आपके लिए भी बोलते हैं, 545 में 44 पे और 52 पे सिमट गए। तो ठीक है, वो तो 2 सीट वाले थे, हम 45 में हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे नेता पदयात्रा के पूरे हिंदुस्तान को पैरों पैरों नाप दिए, ये लोग उतना भी नहीं कर पाए, एक साथ टिफिन भी खा नहीं पा रहे हैं। तो आप इनके 5 साल के कामकाज को लेकर कुछ कर नहीं पाए, इस आकलन के साथ में हैं, तो फिर जाके 2023 को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? फिर क्यों खबरें आ रही हैं कि आपके इतने विधायकों का कामकाज ठीक नहीं, इतने लोगों की हालत खराब? इसके संदर्भ में क्या कहना है भूपेश जी का? कोई 35 बताता है, कोई 37। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है जी, उसको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री पे हमला करो जी, फिर नेताओं के बीच में फूट डालने की बात करो, फिर अब देखे कि इतना आरोप लगा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन फिर भी सरकार बन रही है। तब ये लोग फिर शुरू किए कि अब सरकार तो बन रही है लेकिन विधायक नहीं जीतेगा। अरे, जब विधायक ही नहीं जीतेगा सरकार कैसे बनेगी? तो ये कहते हैं कि विधायक ही हारने वाला है, कोई विधायक जीतने वाला है तो उसके अगल बगल वाले ठीक नहीं है। ये इनके काम करने का तरीका है, तो हम लोग उस चाल में नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन आपके विषय में बताया तो था, और आप भी बोल रहे थे भाई देख रहे हैं कैसा काम है,
तब तो रिपोर्ट आ गई होगी, क्या है विधायकों की हालत वालत 71 में? ऐसा है, वो तो डे टू डे रिपोर्टिंग लेनी पड़ती है, और ये तो बिल्कुल सेंसेक्स जैसे उतार चढ़ाव होता है। राजनीति भी क्रिकेट से ज्यादा तेज गति से उसका माहौल बदलता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि टिकट बढ़ते बढ़ते जब बांटने बैठे तो कितने निपट जाएं? कितने निपट जाएं? हम लोग निपटाने वाले नहीं हैं। ये लोग तो बेदर्दी सबका काट दिए, 11 लोकसभा काट दिए थे भाई सबका का टिकट काट दिए थे। हम लोग उतना बेरहम नहीं है, कांग्रेस के लोग दिल वाले हैं जी। हाँ, दिल के भी नाता हम लोगों का रहता है, और हम लोग इस प्रकार से बेरहमी से नहीं काटते, और कोशिश ये रहती है कि सबको मिलजुल के जिताएं। तो कितनों की उम्मीद करें? है? तो 71 में कितनों की उम्मीद करें? नहीं, इस बार तो 75 पार है। मतलब आपसे सवाल जीतने का नहीं था, 71 में कितनों को आप घर बिठा देंगे और बाकी का फैसला जनता पर छोड़ेंगे, ये सवाल था। अरे ये बात भूपेश बघेल के अधीन नहीं है, ये तो पार्टी हाई कमान तय करेगी। प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उसके बाद स्क्रीनिंग। छोड़िए भूपेश जी, जो भूपेश बघेल एक राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए हिमाचल का मुख्यमंत्री तय करता हुआ यहाँ हमें बता रहे हैं कि हम तय नहीं करेंगे कौन लड़ेगा। नहीं, थोड़ा ईमानदारी से बताइए कितनों का घर बैठने का हालात है? वहां भी मुझे जिम्मेदारी, पहले सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर जो नेता कौन होगा उसके चुनाव के लिए फिर से अतिरिक्त जिम्मेदारी मुझे दी गई। तो पार्टी में तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रहती है, और जो जिम्मेदारी मिलती है उसका निर्वहन करते हैं। अब इस लाइन में बृजमोहन जी अभी तक खड़े हुए हैं कि उसको कब जिम्मेदारी मिलेगी। आप बार-बार बृजमोहन जी की फिर चिंता कर रहे हैं। हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं भूपेश भाई अध्यक्ष रहते हुए कईयों को टिकट दे दिया। अरे भाई ऐसा है, जब मैं वहां बैठा था तो बृजमोहन जी खूब मेरे खिंचाई कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा बहुत भी खींचने नहीं दोगे क्या? नहीं, जितना है उतना खींचे, पर इतना तो बताएं कि कितने विधायक रडार पर हैं, कितने विधायक खतरे में हैं? कोई खतरे में नहीं है, हो सकता है 2-4 लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे विधायकों परफॉर्मेंस खराब है। तो कुल मिला के माने कि अधिकांश विधायक आपके फिर से मैदान में जा रहे हैं? मेरी नजर में। तो पार्टी की नजर और आपकी नजर में फर्क है क्या? भाई उनका सर्वे, उनका ऑब्जर्वर जो आए वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीजें। कोई मुख्यमंत्री हो गया तो इसका मतलब एक थोड़ी कि सब टिकट मैं ही बांटूंगा। पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और उसके हिसाब से सबको लेके चलना है, तो सबकी बात सुनी जाती है। अच्छा, आप यहाँ के नेताओं को तो कोई तवज्जो दे नहीं रहे, भाजपा के बता रहे हैं इनका कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं है, पर ये तो मानते हैं ना कि देश में मोदी जी का जलवा है। हाँ, घटते जा रहा है। नहीं, जो भी है, पर अभी भी 300 तो है। वो तो है ही है। अमित शाह बोल रहे हैं क्या इस बार छत्तीसगढ़ में जो है चेहरा मोदी रहेंगे। भूपेश जी को डर तो नहीं लग रहा? क्यों भाई? ऐसा है कि मोदी चेहरा तो कर्नाटक में भी था, मोदी चेहरा हिमाचल में भी था, मोदी चेहरा झारखंड में भी था। तो भूपेश जी का क्या मानना है, मोदी जी के चेहरे होने से आपको अनुकूलता है या प्रतिकूलता है? मोदी जी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ से जिसमें के चेहरे में लड़ेंगे ये लोग? जी मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जिस सामूहिकता के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, मजबूरी क्या करें भाई, अंगूर खट्टे हैं। तो वो मजबूरी पार्टी को कितना मजबूती दे रही है? कुछ नहीं, कोई मजबूती नहीं मिलेगी। जिस पार्टी ने 2 से आपके अनुसार 300 तक का सफर तय कर लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, 15 साल तक के इन्होंने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मतलब नए लोगों को मौका ही नहीं दिया जी। मतलब मंत्रिमंडल में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बृजमोहन जी मंत्री, ननकी राम कुंवर मंत्री, राजेश मूणत मंत्री, अमर अग्रवाल मंत्री, केदार कश्यप मंत्री, ये विधायक बने और मंत्री बने। केदार कश्यप पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री, राजेश मूणत पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री। तो कोई चेहरा बदला ही नहीं। बदले हैं तो लता उसेंडी की जगह रमशीला साहू आ गई, क्योंकि हार गई थी। तो यही भरा हुआ बच्चा। जितने भी बड़े नेता हैं उसमें किसी को अवसर दिया ही नहीं, तो सेकंड लाइन इन्होंने खड़ा ही नहीं किया है। तो वही चेहरा को तो उस चेहरे को तो नकार दिए हैं। 15 साल के सरकार में 15 सीट भी ले आए, अब काहे को उम्मीद है उससे? उनको काहे की उम्मीद? आप लता उसेंडी का जिक्र कर रहे हैं, कैसे नेतृत्व नहीं उभार रहे? छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य से 3-3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी बना रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ, चुनाव देख के। और ये हमारे लिए तो अच्छा है जी। लता बहन भी, हमारी बहन है लता भी
सरोज भी हमारी बहन है, और इसके लिए हमको मतलब ये है, जब बने रमन सिंह जी तो फिर वो 5 साल से देख ही रहे हैं उसको जी, है ना। तो ये हमारे लिए तो अच्छा ही है, कांग्रेस के लिए। तो ये आपको अपने लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फिर सवाल इस बात का है कि आपको परिवर्तन करने की नौबत क्यों आ रही है? जब आपका मामला सही था तो इन चुनाव से पहले मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज आ गए, टेकाम की जगह मरकाम जी आ गए। जब सब कुछ ठीक था तो भूपेश जी ये जमावट क्यों बदल रहे हैं? नहीं, जमावट में कोई बदलाव नहीं। देखिए, अभी राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हुए, रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन या तो दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, बेंगलोर में, इस प्रकार से बड़े शहरों में होते रहे हैं जी। एक बार बेंगलोर में हुआ था। तो हमारे उस प्रकार से देखें तो मध्यम श्रेणी के शहर रायपुर, उसमें हमको राष्ट्रीय अधिवेशन करने का मौका मिला। उसके बाद तो परिवर्तन हो रहे हैं ना सभी जगह। अभी CWC बनना है, उसमें तो और परिवर्तन होंगे जी। महामंत्री बनने हैं, वो भी उसमें आएंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदलते जा रहे हैं ना। तो 2 टर्म मिल गया मोहन भाई को जी। और उसके बाद उसको अब एडजस्ट करना है तो मंत्री बनाया गया जी। और अब 13 ही, ये लोग तो 13 ही कर दिए भाई। नहीं पहले हम लोग समय 26 मंत्री थे, हम लोग राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री मिला के जोगी जी के साथ में जी। ये लोग 13 कर दिए। अब 13 से अब करें क्या? हमारे पास योग्य व्यक्ति बहुत हैं। तो फिर महन टेकाम जी को महन बोलता हूँ, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम को फिर योजना आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया। अब बार बार जोगी जी का जिक्र ले ही आते हैं। आज ये रेणु जोगी जी का साक्षात्कार आया है। भाई हमने बहुत कोशिश की कांग्रेस में विलय की, हुआ नहीं, क्या परहेज रहा? नहीं, मैडम से कोई परहेज नहीं है जी, लेकिन और जो है उनसे उनसे परहेज हमको भी है और इनको भी है। तो रेणु जोगी चाह रही हैं कि वो फिर से चुनाव लड़ें। सबकी इच्छा। कांग्रेस से लड़ाने का इरादा नहीं है जब उनसे परहेज हमने तो कहा कि यदि रेणु जोगी जी आती है तो हमें कोई मतलब इतराज नहीं है जी। भद्र महिला है, सुशील महिला है और बड़ी सम्मानित महिला है। तो हम लोगों को उसे मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां इस उदारता के संदर्भ में। इतना खुल के बातचीत प्रतिद्वंदी के संदर्भ में लोग नहीं करते, पर भूपेश जी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। मैं बातचीत को आखिरी मोड़ पर ले जाने की कोशिश करता हूं। भूपेश भाई, आपका एजेंडा बदल क्यों रहा है? जब आप मुख्यमंत्री बने थे, आप किताब को उल्लेख कर रहे थे, तो 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। हम बदलाव के लिए हैं, बदले के लिए नहीं हैं। मोदी जी भी आए, वो भी बोल गए बदलवो बदलवो बदलवो। ऐसा क्या बदला जिसके चलते प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है बदलो बदलो बदलो? हर कोई बदलाव की ही बात क्यों कर रहा है? एक तो ये समझना है आपसे, और दूसरा, आपने शुरुआत जब की थी अपने कार्यकाल की तो नारा था नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी। 4.25 साल में वो नारा कहीं सुनाई नहीं देता भाई। हर जगह सुनाई देता है। अब मैं बदलाव की बात करता हूं। रमन सिंह जी भी बोलते थे तेल नहीं अब बाड़ी से, अब मिलेगा बाड़ी से। हिमांशु जी थोड़ा सुनिए तो, आपने सवाल कर दिया फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितने सवाल के एक साथ जवाब दूं? एक एक करके करिए। क्षमता आपकी बहुत है ना भूपेश भाई। तो बदलाव की जो बात हुई थी, मैंने कहा बदला की नहीं, बदलाव की बात करें जी। और 2018-19 से लेके अब तक के बदलाव किए। और बदलाव केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, हमारे प्रतिद्वंदियों में हुआ जी। हमारे प्रतिद्वंदी अब गेड़ी चढ़ने लगे हैं। हमारे प्रतिद्वंदी अब छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगा रहे हैं, जो बैकड्रॉप है ना। और प्रधानमंत्री जी अब छत्तीसगढ़ी में बोलने भी लगे हैं। तो बदलाव जो हम लोग ला रहे थे, कितना असर हुआ उसको देख लीजिएगा। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, राजनीतिक दलों में बदलाव आया है। और आपका जो महत्वाकांक्षी योजना थी, शुरुआत में आपने बोला था कि ये मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी, क्या हुआ उसका? देखिए, नरवा जहां तक की बात है, आप बस्तर के किसी भी गांव में जहां हम लोग नाला को ट्रीटमेंट किए हैं, वहां आप चेक कर लीजिएगा या सरगुजा में चेक कर लीजिएगा कि आज जो परिवर्तन आया है उसमें जो वाटर रिचार्जिंग किए हैं, करीब 12,000 से अधिक नाले, 13,000 नाले लगभग, उसमें वाटर रिचार्जिंग हम लोग किए हैं। और उसका असर यह है कि 7 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर वाटर रिचार्जिंग हुआ है। और उन गांवों में अब एक फसल तो बचा ही रहे हैं, दूसरा फसल भी ले रहे हैं ऐसे नालों के किनारे में। ये बड़ा बदलाव। प्राकृतिक रूप से जो नालों के नाले सूख जाते थे तो वहां हरियाली भी खत्म हो जाती थी। अब वहां हरा भरा भी रहता है,
पेड़ में भी हरियाली है, बायोडाइवर्सिटी का आप लक्षण देखना चाहेंगे, गर्मी के दिन में आप देखेंगे आपको सब वहाँ भालू भी मिलेगा, तो आपको मधुमक्खी भी मिलेगा। तो बड़ा बदलाव आया है। एक नरवा की बात, गरवा गौठान की बात है, 10,000 से अधिक गौठान हमने बना दिया है। अब ये लोग भरे गर्मी में छत्तीसगढ़ में खुले में मवेशी खोल देते हैं भाई, चराते नहीं गर्मी के दिन में। भरे गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, वो माइक्रोस्कोप लेके वो गाय खोज रहे थे, दूरबीन लगे गाय खोज रहे थे गौठान। अरे गर्मी के दिन में गौठान में जानवर रहता है कि नहीं भाई हमारे यहाँ? ये दरअसल में गाय नहीं खोज रहे थे, वोट खोज रहे थे। वोट मिला? नहीं मिलेगा। गाय के नाम से जिंदगी भर राजनीति कर ले बॉस, लेकिन गाय की सेवा की नहीं इन्होंने। पर आप ऐसा काम क्यों करते हैं भाई? क्यों भाई? राम गाय ठीक ठाक काम था उनका, आपके पास अपना कोई काम नहीं था क्या जो इनके काम के पीछे पड़ गए? राम वनगमन के पीछे पड़ गए, गाय के गोठान बनाने के चक्कर में पड़ गए। कोई अपना एजेंडा नहीं ला सकते थे भूपेश भाई? हम लोग तो जो आप इनके एजेंडे पे आ गए। देखिए, हम लोग तो हमारी जो संस्कृति है जी, उसको सहेजने का काम किया। बस्तर में आप देख लीजिए कि 2400 से अधिक हमने देवगुड़ी बनाई जी। लखेश्वर बघेल जी बैठे हैं और सब साथी लोग हैं। हर विधानसभा में हर जो प्रमुख हमारी देवगुड़ी है, पेन गुड़ी है, माता गुड़ी है, उसको बनाने का काम हम लोगों का 2400 जी। और दूसरी बात यह है कि जो गोटुल है, जो देश और दुनिया भर में चर्चित रहा, वो भी निर्माण करने का काम हम लोगों ने किया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव हम लोगों ने कराया है। ये जगदलपुर से 7 किलोमीटर दूर आसना है, वहाँ बादल की संस्था हमने खोली है, जिसमें यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो भाषा है, बोली है, संस्कृति है, गीत है, नृत्य है, धून है, सबको सहेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। न केवल यही का, बल्कि आप मैदानी हिस्से में जाएंगे तो राम वनगमन पर्यटन पर्वत बनाए, राम के नाम से वोट ले, लेकिन छत्तीसगढ़ में चलो इतने हमारी धरोहर है, उसको सहेजने संवारने का काम इन लोगों ने कभी नहीं किया। तो हम लोग वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो आस्था है, जो विश्वास है लोगों का, उसको बनाए रखने खातिर, और जो हमारे जितने भी, चाहे वो मंदिर हो या वो स्थल है जहाँ से गुजरे हैं, उन सबको विकसित करने का काम हमने किया। जैसे अब लखमा के क्षेत्र में रामाराम जी, अब वहाँ हजारों लाखों लोग उस मेले में जाते हैं, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब वहाँ बहुत सुंदर, वहाँ पर्यटन के हिसाब से, रुकने के हिसाब से, जन सुविधा के हिसाब से उसको हमने करोड़ों रुपये लगा के उसको विकसित किया है, ताकि वहाँ जाए तो रुकने की व्यवस्था हो जाए। रांची में इतना बड़ा महोत्सव ब्रिजमोहन जी ने शुरू किया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको राजिम कुंभ मेला, पुन्नी को कुंभ बना दिया, और हर साल उसी नदी को उसमें मुरम पाड़ते थे, हर साल उसको उखाड़ते थे, फिर पाड़ते थे, फिर बनाते थे। यही काम हमने हाथ में लिया। 55 एकड़ जमीन उसको लिए और उसमें साधु निवास से लेके बड़ा डोम बना के सामाजिक सम्मेलन हो, धार्मिक सम्मेलन हो, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीज को जो छत्तीसगढ़ के हर जगह, चाहे कोरिया से जहाँ राम जानकी का प्रवेश हुआ, वहां से हम लोग शुरुआत किए, सरगुजा से गुजरते हुए वो रायगढ़ गए, उन सब जगहों को हम लोग विकसित करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, उसको विश्व के मानचित्र में लाने की हमारी कोशिश हो रही है। ये केवल राजनीति नहीं है, वोट लेने का माध्यम नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हमने उभारने का काम किया। 30 त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के विलुप्त हो रहे थे, उसको हमने सहेजने का काम किया। हरेली के, तीजापुरा, और ये विश्व आदिवासी दिवस, कितने सालों से मांग कर रहे थे कि विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी हो, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हम पहले ही, हमारी सरकार बनी पहले समय में हम लोग विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोषणा की, जो आदिवासी लगातार मांग कर रहे थे। अब वो छुट्टी होने के कारण से यह है कि विश्व आदिवासी दिवस में केवल जिला या संभाग स्तर पे नहीं, बल्कि गांव-गांव मनाने लगे हमारे आदिवासी भाई। ये फर्क आया है। तो कुल मिला के हर स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश सरकार ने की है, ये बताने की कोशिश इस कार्यक्रम में सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने की है। मैं चाहूंगा इस संवाद के लिए एक बार जोरदार तालियां भूपेश बघेल जी के लिए। भूपेश जी, आखिरी कोई संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ वासियों को देना चाहें? ये कार्यक्रम सीधे प्रसारित हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो आपका सीधा संदेश, सीधा संवाद प्रदेश की जनता से। छत्तीसगढ़ पहले भी शांति के टापू था और सभी वर्गों में भाईचारा, प्रेम का संबंध रहा है। जो हमारे पुरखों ने इसे सहेज कर रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाया, हम वर्तमान पीढ़ी भी जिम्मेदारी है
जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, हमको दिया है, उसे हम आगे बढ़ाएं और छत्तीसगढ़ महतारी की सब मिलकर सेवा करें। और हम सब गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का जो नारा है उसे पूरे विश्व के सामने हम प्रस्तुत करें। यही इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।